दोस्तों, जब भी हम पर कोई एफआईआर होने वाली होती है या एफआईआर होती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत ले ली जाए, जिससे कि पुलिस हमें गिरफ्तार ना कर सके और पुलिस की गिरफ्तारी से होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे हम बच सकें। तो हम किस तरह से अग्रिम जमानत मतलब एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, BNSS की जो सेक्शन है 482, इसमें पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है कि किस तरह से हम कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल को लेकर के अप्लीकेशन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्या प्रोसीजर है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस BNSS के सेक्शन 482 में दिया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, मतलब अग्रिम जमानत क्या होती है, अग्रिम जमानत कब ली जा सकती है और अग्रिम जमानत लेते समय क्या क्या प्रोसेस हैं जिसको हमें अपनाना चाहिए। अग्रिम जमानत के लिए हमें कोर्ट को अपने बारे में क्या बताना पड़ेगा, कौन कौन से सबूत कोर्ट को देने पड़ेंगे, इन सब के बारे में पूरी की पूरी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप 0% कुछ भी नहीं जानते तब भी आपको इसमें 100% ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होती रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। डियर फ्रेंड्स, 1973 के पहले एंटीसिपेटरी बेल जैसा कोई प्रोविज़न क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं था, लेकिन लॉ कमीशन ने जब 41th रिपोर्ट मतलब 41वीं रिपोर्ट दी तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि काफ़ी ऐसे मामले जो नॉन वेलेबल केसेस के होते हैं झूठे दर्ज करवा दिए जाते हैं, जिसमें पुलिस को अरेस्ट करना होता है या पुलिस मनमानी से भी अरेस्ट कर सकती है। इसके लिए उस रिपोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत का प्रोविज़न ऐड करने की सिफारिश की गई थी। इसी के परिणामस्वरूप जब 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाई गई तो उसमें सेक्शन 438 के रूप में इस प्रोविज़न को जोड़ा गया था। चूँकि CRPC को हटाकर BNSS को लागू किया गया है तो BNSS के आधार पर एंटीसिपेटरी मीन्स अग्रिम जमानत की बात इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, BNSS की धारा 482 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसे अजमानती अपराध मतलब नॉन वेलेबल ऑफेंस के आरोप पर गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में यह अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है कि उसे जमानत मतलब बेल पर छोड़ दिया जाए। कि इस सेक्शन में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर FIR की जा चुकी हो। FIR होने से पहले भी हम अग्रिम जमानत के लिए फाइल कर सकते हैं। और ध्यान दें, इस सेक्शन में अग्रिम जमानत देने की जो पावर है वो केवल सेशन न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को ही दी गई है। आइए बात कर लेते हैं कि जो व्यक्ति अग्रिम जमानत या फिर एंटीसिपेटरी बेल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं अग्रिम जमानत, इसके लिए अप्लाई कर रहा है, आवेदन कर रहा है, तो उसको कोर्ट को अपनी क्या क्या जानकारी, क्या क्या डिटेल देनी होती है। तो दोस्तों, बेल एप्लीकेशन में उस व्यक्ति को खुद की पूरी डिटेल देनी होती है और उस अपराध या घटना की पूरी डिटेल देनी होती है जिस बाबत उसे गिरफ्तारी की आशंका है, और यह भी स्पेशली बताना होता है कि पार्टिकुलर अपराध या घटना के बारे में उसे अरेस्ट किए जाने की आशंका क्यों है। साथ ही साथ केवल आशंका होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बेल एप्लीकेशन में यह भी लिखना आवश्यक है कि उस व्यक्ति का उस अपराध या घटना में कोई रोल नहीं है, फिर भी अमुक कारणों से उसे फंसाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अग्रिम जमानत पाने के लिए यह भी आवश्यक है कि जमानत चाहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई और क्रिमिनल केस पहले से दर्ज ना हो और उसे पहले कभी क्रिमिनल कोर्ट से सज़ा ना हुई हो। अगर पहले कोई क्रिमिनल केस चला हो लेकिन उस केस में उस व्यक्ति को बरी कर दिया गया है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी उस बेल एप्लीकेशन के साथ ज़रूर पेश करने चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को भी कोर्ट बेल ऑर्डर के टाइम पर कंसीडर करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है, अगर वह घटना के टाइम पर घटना स्थल पर ना होकर किसी और जगह था तो उसे इससे रिलेटेड सबूत भी कोर्ट में पेश करना चाहिए।
इसके अलावा ऐसे भी सारे डॉक्यूमेंट्स जिनसे प्रूव होता हो कि वह व्यक्ति निर्दोष है, एप्लीकेशन के साथ जरूर पेश करना चाहिए। अगर एंटीसिपेटरी बेल चाहने वाला व्यक्ति पहले से बीमार हो तो उसकी बीमारी के सभी डॉक्यूमेंट्स भी पेश करने चाहिए। एप्लीकेशन में यह भी लिखना पड़ता है कि वह व्यक्ति जमानत लेने के लिए कोर्ट के आदेश के अनुसार जमानत और मुचलका देने के लिए तैयार है, और कोर्ट अग्रिम जमानत के लिए कोई शर्त इम्पोज करता है तो उसको पालन करने के लिए तैयार है। साधारणतया जनरली कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते समय इस टाइप की कंडीशंस इम्पोज कर सकता है कि जिस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही है वह बिना कोर्ट की परमिशन के देश छोड़कर नहीं जाएगा, या फिर पुलिस द्वारा की जा रही इन्वेस्टिगेशन में, जो भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है पुलिस द्वारा, उसमें वह पूरा सहयोग करेगा। हालांकि BNSS के सेक्शन 482 के प्रोविज़न के अनुसार आप सीधे हाई कोर्ट में भी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आजकल जब सीधे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन पेश की जाती है तो हाई कोर्ट सबसे पहले तो यही पूछती है कि आपने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन पेश क्यों नहीं की। इसलिए बेटर यही होगा कि पहले आप सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन पेश करें, और सेशन कोर्ट किसी कारण से बेल ना ले तो फिर आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन पेश करें। दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट है सुशीला अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, जो कि 29 जनवरी 2020 को आया था। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन जारी की थी कि एंटीसिपेटरी बेल किन परिस्थिति में दी जा सकती है, क्या क्या कंडीशन लगाई जा सकती हैं। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जब एक बार किसी मैटर में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है और बेल ऑर्डर में स्पेशली कोई टाइम लिमिट ना दी गई हो तो वह बेल अनिश्चित काल के लिए लागू रहती है। हालांकि एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी को यह राइट होता है कि वह उस व्यक्ति को जांच के लिए बुला सकती है या उससे सबूत कलेक्ट कर सकते हैं। अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि एंटीसिपेटरी बेल देना या ना देना कोर्ट का विवेकाधिकार होता है, और कोर्ट किसी भी टाइप की कंडीशन को इम्पोज कर सकती है जो कि परिस्थितियों के अनुसार जरूरी लगे, और यदि किसी कंडीशन का वायलेशन किया जाता है तो प्रोसिक्यूशन या पुलिस बेल को रिजेक्ट करवाने के लिए एप्लीकेशन भी फाइल कर सकती है। दोस्तों, अपने इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट को अग्रिम जमानत देते समय उस व्यक्ति के सामान्य व्यवहार, इमेज और आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत देनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अग्रिम जमानत से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।